everyone, welcome back to Algorithm Education and my name is उपेंद्र यादव। तो हम लोगों ने सीक्वेंसेस ऑफ रियल नंबर्स की लेक्चर सीरीज़ को स्टार्ट किया था, जिसमें आज ये हमारा नेक्स्ट लेक्चर है। तो इससे पहले के लास्ट के लेक्चर्स में हम लोग कॉसीज फर्स्ट थ्योरम एंड कॉसीज सेकंड थ्योरम के बारे में ऑलरेडी डिस्कशन कर चुके हैं। देन इसके बाद आज के लेक्चर में हम लोग सीजरो थ्योरम एंड क्वीज थ्योरम के बारे में डिस्कशन करेंगे। वैसे तो इन दोनों थ्योरम्स के स्टेटमेंट को मैं आप लोगों को ऑलरेडी बता चुका हूँ, लेकिन आज के लेक्चर में हम लोग और अच्छे से डिस्कशन करेंगे, स्टेटमेंट को भी डिस्कशन करेंगे और उससे रिलेटेड कुछ एग्जाम्पल्स भी हैं, तो हम लोग साथ में एग्जाम्पल्स को भी डिस्कशन करेंगे। और अभी तक मैं इस लेक्चर सीरीज में बहुत सारे मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को ऑलरेडी कवर कर चुका हूं। तो अगर आप उन सभी टॉपिक्स को विद एग्जांपल के साथ बहुत ही अच्छे से पढ़ना चाहते हैं तो उसके लिए आप मेरी प्लेलिस्ट में जाइए। वहां पर आप लोगों को मेरे सारे लेक्चर्स की प्लेलिस्ट मिल जाएगी, तो आप वहां से मेरे सारे लेक्चर्स को देख सकते हैं। तो चलिए अब हम लोग बिना टाइम वेस्ट किए आज के लेक्चर को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि सीजरो थ्योरम एंड क्वीज थ्योरम क्या होती हैं। तो सबसे पहले हम लोग सीजरो थ्योरम के स्टेटमेंट को एक बार जल्दी से रीड कर लेते हैं, फिर इसके मतलब को समझेंगे। तो स्टेटमेंट ये है, इफ ए एन एंड बी एन आर टू कन्वर्जेंट सीक्वेंस सच दैट लिमिट ऑफ ए एन इज इक्वल टू ए एंड लिमिट ऑफ बी एन इज इक्वल टू बी, then limit of a1 into bn plus a2 into bn minus 1 plus and so on an into b1 divided by n is equal to ab। मतलब अगर हमारे पास दो सीक्वेंस हैं an और bn, an सीक्वेंस की लिमिट है a और bn सीक्वेंस की लिमिट है b, तो इन दोनों सीक्वेंस की हेल्प से मतलब an और bn सीक्वेंस की हेल्प से ये वाली जो सीक्वेंस आएगी ना, इस सीक्वेंस की लिमिट होगी a इंटू बी। इसको एक बार यहाँ से समझो, फिर हम लोग जब एग्जांपल्स करेंगे ना अभी, तो और अच्छे से ये सीजरो थ्योरम का जो कंसेप्ट है वो आपको क्लियर हो जाएगा। देखो a1 a2 a3 एंड सो ऑन, तो ये जो an सीक्वेंस है ये a पर कन्वर्ट कर रही है, और b1 b2 b3 एंड सो ऑन, तो ये जो bn सीक्वेंस है ये b पर कन्वर्ट कर रही है। तो इन दोनों सीक्वेंस की हेल्प से ये जो सीक्वेंस आएगी ना, a1 इंटू b1, a1 इंटू b2 प्लस a2 इंटू b1 डिवाइडेड बाई 2, a1 इंटू b3 प्लस a2 इंटू b2 प्लस a3 इंटू b1 डिवाइडेड बाई 3 एंड सो ऑन। तो ये जो सीक्वेंस होगी ना, ये कन्वर्ट करेगी a इंटू b पर। तो अगर आपको कोई इस टाइप की सीक्वेंस दी जाए और आपसे ये पूछा जाए कि इस सीक्वेंस की लिमिट बताओ तो क्या होगी, तो आप लोगों को क्या करना है कि an सीक्वेंस भी यहाँ से आप लोगों को मिल जाएगी और bn सीक्वेंस यहाँ से मिल जाएगी। तो an सीक्वेंस की लिमिट निकाल लो और bn सीक्वेंस की लिमिट निकाल लो। देन इसके बाद इन दोनों रियल नंबर्स को मल्टीप्लाई कर दो, तो मल्टीप्लाई करने के बाद जो भी रियल नंबर आएगा वही हमारी इस सीक्वेंस की लिमिट हो जाएगी। अब सीजरो थ्योरम से रिलेटेड एक और थ्योरम्स है, स्टोलेज सीजरो थ्योरम, तो उसको देखते हैं। तो स्टोलेज सीजरो थ्योरम का स्टेटमेंट है, इफ ए एन एंड बी एन आर टू रियल सीक्वेंसेस सच दैट, मतलब अगर हमारे पास दो सीक्वेंस हैं ए एन और बी एन। अब कंडीशन क्या है ए एन और बी एन पर, वो देखो। फर्स्ट कंडीशन ये है, बी एन इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग एंड डाइवर्जेंट टू प्लस इन्फिनिटी, मतलब जो बी एन सीक्वेंस होनी चाहिए वो स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग होनी चाहिए और प्लस इन्फिनिटी पर डाइवर्स करनी चाहिए। सेकेंड कंडीशन क्या है, लिमिट ऑफ ए एन प्लस वन माइनस ए एन डिवाइडेड बाई बी एन प्लस वन माइनस बी एन इज इक्वल टू एल, वेयर एल बिलोंग्स टू आर। मतलब ए एन और बी एन सीक्वेंस की हेल्प से ये जो सीक्वेंस आएगी ना, इस सीक्वेंस की लिमिट है एल, और जो एल रियल नंबर है वो आर में बिलोंग कर रहा है, मतलब सेट ऑफ रियल नंबर से बिलोंग कर रहा है। देन एक्स एन अपॉन वाई एन इज द कन्वर्जेंट सीक्वेंस एंड लिमिट ऑफ एक्स एन अपॉन वाई एन इज इक्वल टू लिमिट एन टेंड्स टू इन्फिनिटी ए एन प्लस वन माइनस ए एन डिवाइडेड बाई बी एन प्लस वन माइनस बी एन। यहाँ पर ये जो सीक्वेंस है ना, एक्स एन डिवाइडेड बाई एन, तो ये जो एक्स एन सीक्वेंस होगी ये हो सकता है कि ए एन और बी एन की हेल्प से एक दूसरी सीक्वेंस बना के दे दी जाए। इसी tरीके से कि जो यहाँ पर बाई एन सीक्वेंस है ये हो सकता है कि ए एन और बी एन सीक्वेंस की हेल्प से एक दूसरी सीक्वेंस बना के दे दी जाए। तो अगर हम इस एक्स एन और बाई एन सीक्वेंस की लिमिट निकालना चाहें तो इस सीक्वेंस की लिमिट आएगी लिमिट एन टेंड्स टू इन्फिनिटी ए एन प्लस वन माइनस ए एन डिवाइडेड बाई बी एन प्लस वन माइनस बी एन। तो जो लिमिट इस सीक्वेंस की आएगी ना, वही सेम लिमिट इस एक्स एन डिवाइडेड बाई एन सीक्वेंस की लिमिट होगी। लेकिन आप लोगों को कंडीशन बिल्कुल ध्यान रखना, अगर कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हुई तो फिर आप लोग इस थ्योरम का यूज नहीं कर पाओगे। कंडीशन ये है कि बी एन सीक्वेंस स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग होनी चाहिए और प्लस इन्फिनिटी पर डाइवर्स करनी चाहिए, ठीक है, और इस सीक्वेंस की लिमिट एग्जिस्ट करनी चाहिए, मतलब कोई एक रियल नंबर आना चाहिए। तो अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है तभी आप लोग स्टोलेज सीजरो थ्योरम के स्टेटमेंट को अप्लाई कर पाओगे। चलिए अब हम लोग इसके एग्जांपल को देख लेते हैं, जिससे आपको ये जो कंसेप्ट है ना वो आपको और अच्छे से क्लियर हो जाएगा।
तो फर्स्ट एग्जांपल है इफ ए एन इज इक्वल टू अंडर रूट एन एंड एस एन इज इक्वल टू ए वन प्लस ए टू प्लस ए थ्री एंड सो ऑन प्लस ए एन एंड एक्स एन इज इक्वल टू ए एन डिवाइडेड बाई एस एन देन व्हाट इज द लिमिट ऑफ एक्स एन। मतलब यहाँ पर हम लोग को एक सीक्वेंस ए एन दी गई है और एक सीक्वेंस एस एन दी गई है। देन इसके बाद इन दोनों सीक्वेंस की हेल्प से एक दूसरी सीक्वेंस बनाई एक्स एन। एक्स एन किस तरीके से ए एन डिवाइडेड बाई एस एन। तो ये जो एक्स एन सीक्वेंस आई ना, इस सीक्वेंस की हम लोग को लिमिट फाइंड आउट करनी है कि इस सीक्वेंस की लिमिट क्या होगी। तो इस सीक्वेंस की लिमिट फाइंड आउट करने के लिए हम लोग स्टोलेस-सीज़रो थ्योरम के स्टेटमेंट को अप्लाई करेंगे। तो पहले हम लोग देख लेते हैं कि एक्स एन किस टाइप की सीक्वेंस होगी। तो एक्स एन इज इक्वल टू ए एन डिवाइडेड बाई एस एन। तो ए एन क्या है, अंडर रूट एन है, और एस एन क्या हो जाएगा, एस एन है ए वन प्लस ए टू प्लस ए थ्री एंड सो ऑन प्लस ए एन। और ए एन तो हम लोगों को यहाँ पर ये दिया गया है ना, तो ए वन ए टू ए थ्री एंड सो ऑन अप टू ए एन, ये सीक्वेंस की वैल्यू हम लोग निकाल सकते हैं ना। तो एक्स एन इज इक्वल टू अंडर रूट एन डिवाइडेड बाई अंडर रूट वन प्लस अंडर रूट टू प्लस एंड सो ऑन प्लस अंडर रूट एन। तो ये हमारे पास एक्स एन सीक्वेंस है। अब मैंने अभी आपको स्टोलेस-सीज़रो थ्योरम में जो दो कंडीशन बताई थी वो चेक करते हैं कि क्या इस सीक्वेंस के लिए वो दो कंडीशन सेटिस्फाई हो रही हैं या फिर नहीं हो रही हैं। तो मैंने आपको कंडीशन क्या बताई थी कि जो ए एन डिवाइडेड बाई बी एन में ये जो डिनोमिनेटर वाली सीक्वेंस होती है ना बी एन, ये स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग होनी चाहिए और प्लस इन्फिनिटी पर डाइवर्जेंट होनी चाहिए। तो यहाँ पर डिनोमिनेटर वाली सीक्वेंस कौन सी है, एस एन है ना। तो एस एन एक तो स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग होनी चाहिए और प्लस इन्फिनिटी पर डाइवर्जेंट होनी चाहिए। तो यहाँ पर देखो आप क्लियरली देख सकते हो कि जो एस एन सीक्वेंस है वो स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है और प्लस इन्फिनिटी पर डाइवर्स कर रही है। अब हम सेकंड कंडीशन को देखते हैं, लिमिट एन टेंड्स टू इन्फिनिटी ए एन प्लस वन माइनस ए एन डिवाइडेड बाई एस एन प्लस वन माइनस एस एन। इस सीक्वेंस की अगर हम लिमिट निकालें तो वो लिमिट एग्जिस्ट करनी चाहिए और एक पर्टिकुलर रियल नंबर आना चाहिए। ठीक है, तो इसकी लिमिट चेक करते हैं। तो ए एन प्लस वन क्या हो जाएगा, यहाँ पर हम लोग को ए एन दिया गया ना, तो ए एन प्लस वन इज इक्वल टू अंडर रूट एन प्लस वन। तो यहाँ पर हम लोगों ने अंडर रूट एन प्लस वन लिख दिया, और माइनस ए एन तो माइनस अंडर रूट एन। अब एस एन प्लस वन माइनस एस एन तो ये हो जाएगा अंडर रूट वन प्लस अंडर रूट टू एंड सो ऑन अंडर रूट एन प्लस अंडर रूट एन प्लस वन। तो ये तो एस एन प्लस वन हो गया ना। माइनस एस एन क्या हो जाएगा, माइनस अंडर रूट वन माइनस अंडर रूट टू एंड सो ऑन माइनस अंडर रूट एन। तो अंडर रूट वन से ये अंडर रूट वन कैंसिल हो जाएगा, अंडर रूट टू से ये अंडर रूट टू कैंसिल हो जाएगा एंड अंडर रूट एन से ये अंडर रूट कैंसिल हो जाएगा। तो हमारे पास बचेगा क्या, लिमिट एन टेंड्स टू इन्फिनिटी अंडर रूट एन प्लस वन माइनस अंडर रूट एन डिवाइडेड बाई अंडर रूट एन प्लस वन। अब इस सीक्वेंस की लिमिट निकालनी है, तो इस सीक्वेंस की तो आप लोग इजीली लिमिट निकाल सकते हैं ना। ऊपर से भी आप अंडर रूट एन कॉमन ले लीजिए और नीचे से भी आप लोग अंडर रूट एन को कॉमन ले लीजिए। तो ये हो जाएगा अंडर रूट वन प्लस वन बाई एन माइनस वन डिवाइडेड बाई अंडर रूट वन प्लस वन बाई एन। क्योंकि अंडर रूट एन जो न्यूमरेटर से कॉमन आएगा और अंडर रूट एन जो डिनोमिनेटर से कॉमन आएगा, तो न्यूमरेटर वाला डिनोमिनेटर से कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास यही बचेगा। अब इस सीक्वेंस की लिमिट निकाल लेते हैं। तो वन बाई एन सीक्वेंस कहाँ कन्वर्स करती है, जीरो पर कन्वर्स करती है ना। तो इस पूरे की सीक्वेंस क्या आ जाएगी, वन माइनस वन डिवाइडेड बाई वन, क्योंकि यहाँ पर ये जो वन बाई एन है ये भी जीरो पर कन्वर्स कर जाएगा। तो वन माइनस वन डिवाइडेड बाई वन, तो वन माइनस वन मतलब जीरो और जीरो डिवाइडेड बाई वन मतलब जीरो हो गया ना। तो ये जो सीक्वेंस थी हमारे पास ए एन प्लस वन माइनस ए एन डिवाइडेड बाई एस एन प्लस वन माइनस एस एन, इस सीक्वेंस की लिमिट आ गई हमारे पास जीरो। तो वो जो दोनों कंडीशन है वो सेटिस्फाई हो रही ना। इसका मतलब लिमिट ऑफ ए एन डिवाइडेड बाई एस एन इज इक्वल टू लिमिट ऑफ ए एन प्लस वन माइनस ए एन डिवाइडेड बाई एस एन प्लस वन माइनस एस एन। तो इसकी लिमिट क्या आ रही है, जीरो आ रही है ना। तो इसका मतलब ए एन डिवाइडेड बाई एस एन, इस सीक्वेंस की भी लिमिट क्या हो जाएगी, जीरो हो जाएगी। और ए एन डिवाइडेड बाई एस एन क्या थी, एक्स एन सीक्वेंस थी ना, और एक्स एन सीक्वेंस की तो हम लोगों को लिमिट निकालनी थी। तो एक्स एन सीक्वेंस की लिमिट क्या आ गई, जीरो आ गई। नेक्स्ट अब हम लोग एक एग्जांपल और देखते हैं स्टोलेस-सीज़रो थ्योरम से रिलेटेड। तो नेक्स्ट एग्जांपल ये है, लिमिट एन टेंड्स टू इन्फिनिटी वन प्लस वन बाई टू प्लस वन बाई थ्री एंड सो ऑन प्लस वन बाई एन डिवाइडेड बाई एन। तो ये हमारे पास एक सीक्वेंस है और इस सीक्वेंस की लिमिट बतानी है कि इस सीक्वेंस की लिमिट क्या आएगी। तो अगर आपने मेरे लास्ट के लेक्चर्स को देखे होंगे तो आप लोग को इस सीक्वेंस की लिमिट पता होगी कि इस सीक्वेंस की लिमिट क्या होती है। क्योंकि जब मैंने आपको कॉसीज फर्स्ट थ्योरम ऑन लिमिट के बारे में डिस्कशन कराया था ना, तब मैंने वहाँ पर आप लोग को इस एग्जाम्पल के बारे में भी डिस्कशन कराया था। तो वहाँ पर ये मैंने एग्जाम्पल आपको बहुत अच्छे से समझाया था कि इस एग्जाम्पल को हम लोग कॉसीज फर्स्ट थ्योरम ऑन लिमिट की हेल्प से कैसे सॉल्व कर सकते हैं, मतलब कैसे लिमिट निकाल सकते हैं। तो जिन लोगों ने वो लेक्चर देखा होगा उन लोगों को पता होगा कि इस सीक्वेंस की लिमिट क्या आती है।
तो अगर आपको ये सीक्वेंस दी गई है तो आप इसको कॉसीज फर्स्ट थ्योरम ऑन लिमिट की हेल्प से भी कर सकते हैं और आप इसको स्टोले सीज़रो थ्योरम की हेल्प से भी कर सकते हैं। तो कॉसीज फर्स्ट थ्योरम ऑन लिमिट के बारे में तो मैं आप लोग को ऑलरेडी बता चुका हूँ। तो अब हम लोग इस एग्जाम्पल को स्टोले सीज़रो थ्योरम की हेल्प से करते हैं। तो देखो मान लेते हैं कि ये जो हमारे पास न्यूमरेटर में सीक्वेंस दी गई है ये ए एन सीक्वेंस है और ये जो डिनोमिनेटर वाली सीक्वेंस है ये बी एन सीक्वेंस है। अब कंडीशन देखते हैं क्योंकि स्टोले सीज़रो थ्योरम अप्लाई करने से पहले हम लोग को कंडीशन देखनी होती है ना कि कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है या फिर नहीं हो रही है। तो ए एन सीक्वेंस है 1 + 1/2 + 1/3 एंड सो ऑन + 1/n और बी एन सीक्वेंस मान लेते हैं कि बी एन सीक्वेंस है n। तो ये जो बी एन सीक्वेंस है ना मतलब जो डिनोमिनेटर वाली सीक्वेंस है ये स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है और कहाँ पर डाइवर्स करेगी +∞ पर। तो फर्स्ट कंडीशन तो सेटिस्फाई होगी। सेकंड कंडीशन भी चेक कर लेते हैं लिमिट ऑफ ए एन प्लस वन माइनस ए एन डिवाइडेड बाई बी एन प्लस वन माइनस बी एन ये एक रियल नंबर आना चाहिए। तो ए एन प्लस वन क्या हो जाएगा 1 + 1/2 + 1/3 एंड सो ऑन + 1/n + 1 और ए एन हम लोगों को दिया ही गया है तो ए एन की जगह हम लोगों ने ए एन लिख दिया। तो यहाँ पर 1 से 1 कैंसिल हो गया 1/2 से 1/2 कैंसिल हो गया और 1/n से 1/n कैंसिल हो गया। और डिनोमिनेटर वाले को भी देखो बी एन प्लस वन माइनस बी एन तो बी एन हमारे पास क्या है n है ना तो बी एन प्लस वन n + 1 और बी एन की जगह हम लोगों ने n लिख दिया तो n से n कैंसिल हो गया। तो हमारे पास बचा क्या केवल न्यूमरेटर में ही तो 1 डिवाइडेड बाई n + 1 बचा और डिनोमिनेटर में केवल 1 बचा। तो डिनोमिनेटर में 1 लिखो या ना लिखो कोई फर्क तो नहीं पड़ता है ना। तो हमारे पास आ गया लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी 1 डिवाइडेड बाई n + 1 और इस सीक्वेंस की लिमिट क्या होती है 0 होती है ना एज n टेंड्स टू इन्फिनिटी क्योंकि 1/∞ क्या होता है 0 होता है ना तो इस सीक्वेंस की लिमिट आ गई हमारे पास 0। तो ये जो सीक्वेंस है ए एन प्लस वन माइनस ए एन डिवाइडेड बाई बी एन प्लस वन माइनस बी एन ये एक कन्वर्जेंट सीक्वेंस है और ये 0 पर कन्वर्ज कर रही है। तो लिमिट भी एग्जिस्ट कर रही है मतलब दोनों कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है कि बी एन स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है और +∞ पर डाइवर्ज कर रही है और इस सीक्वेंस की लिमिट भी एग्जिस्ट कर रही है। तो अब हम लोग स्टोले सीज़रो थ्योरम को अप्लाई कर सकते हैं। तो ए एन प्लस वन डिवाइडेड बाई बी एन इस सीक्वेंस की लिमिट क्या हो जाएगी जो लिमिट इस सीक्वेंस की होगी वही सेम लिमिट ए एन डिवाइडेड बाई बी एन सीक्वेंस की हो जाएगी। तो इसकी लिमिट तो 0 आ रही है तो इस वजह से ए एन डिवाइडेड बाई बी एन इस सीक्वेंस की लिमिट भी 0 हो जाएगी। तो बेसिकली ये जो हमारे पास सीक्वेंस थी 1 + 1/2 + 1/3 एंड सो ऑन + 1/n डिवाइडेड बाई n इस सीक्वेंस की लिमिट क्या आ गई 0। और जब हम लोगों ने इसी सीक्वेंस को कॉसीज फर्स्ट थ्योरम और लिमिट के लेक्चर में डिस्कशन किया था ना तो वहाँ भी इस सीक्वेंस की लिमिट 0 आई थी। तो आप लोग इसको कॉसीज फर्स्ट थ्योरम और लिमिट की हेल्प से भी कर सकते हैं और स्टोले सीज़रो थ्योरम की हेल्प से भी कर सकते हैं। अब ऐसा कोई ज़रूरी तो है नहीं है कि किसी एक एग्जाम्पल को आप लोग एक पर्टिकुलर फॉर्म से ही सॉल्व कर सकते हो, ऐसा तो बिल्कुल नहीं हो सकता। आप उसको डिफरेंट तरीके से सॉल्व कर सकते हो। ठीक है देन इसके बाद नेक्स्ट हमारे पास क्वीज थ्योरम और है तो क्वीज थ्योरम के स्टेटमेंट को देखते हैं। तो क्वीज थ्योरम का स्टेटमेंट ये है कि अगर हमारे पास कोई तीन सीक्वेंस हैं ए एन सी एन और बी एन अब ए एन सी एन और बी एन पर कंडीशन है तो फर्स्ट कंडीशन क्या है ए एन इज स्ट्रिक्टली लेस देन सी एन एंड सी एन इज स्ट्रिक्टली लेस देन बी एन फॉर ऑल एन इज ग्रेटर देन एंड इक्वल टू के एंड सेकंड कंडीशन क्या है लिमिट ऑफ ए एन इज इक्वल टू लिमिट ऑफ बी एन इज इक्वल टू एल मतलब जो लिमिट ए एन की है वही सेम लिमिट बी एन सीक्वेंस की है। तो अगर ये दो कंडीशन किन्हीं तीन सीक्वेंस के लिए सेटिस्फाई हो रही है मतलब ए एन सी एन और बी एन तो अगर ये दोनों कंडीशन इन तीनों सीक्वेंस के लिए सेटिस्फाई हो रही है तो ये जो सीक्वेंस सी एन है ना बीच वाली ये जो सीक्वेंस है मतलब लिमिट ऑफ सी एन इज इक्वल टू एल तो सी एन सीक्वेंस की भी जो लिमिट आएगी वो आएगी एल। तो ये है क्वीज थ्योरम का स्टेटमेंट। तो इस स्टेटमेंट को आप लोग याद रखना क्योंकि ये एक मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है और बहुत जगह हम लोग इस स्टेटमेंट को यूज भी करते हैं। अब हम लोग क्वीज थ्योरम से रिलेटेड कुछ एग्जाम्पल्स हैं तो उन एग्जाम्पल्स को देख लेते हैं। तो फर्स्ट एग्जाम्पल है let a n is equal to summation where r is running from 1 to n 1 divided by under root n square plus n plus r। तो अगर आपने मेरे जस्ट लास्ट वाले लेक्चर्स को देखा होगा तो वहाँ पर मैंने आपको ये बताया था कि अगर आपको इस टाइप की कोई सीक्वेंस देखने को मिल जाती है मतलब उसमें अगर समीशन लगा हो और साथ में 1/n भी दिया गया हो तो उस टाइप की सीक्वेंस को सॉल्व करने के लिए हम लोग इंटीग्रल एज लिमिट ऑफ अ सम का यूज़ करते हैं। लेकिन यहाँ पर हम लोग इंटीग्रल एज लिमिट ऑफ अ सम का यूज़ नहीं कर सकते हैं क्योंकि यहाँ पर समीशन तो लगा है लेकिन यहाँ पर आप 1/n को कॉमन भी निकाल लोगे बाहर लेकिन वो जो फंक्शन बनेगा ना वो f ऑफ k/n की फॉर्म में नहीं बनेगा, कभी भी नहीं बना सकते आप लोग। तो इस वजह से यहाँ पर हम लोग इंटीग्रल एज लिमिट ऑफ अ सम का यूज़ नहीं कर सकते हैं। तो इस वजह से यहाँ पर हम लोग को क्वीज थ्योरम का ही
यूज़ करना पड़ेगा। इसके अलावा इस सीक्वेंस की लिमिट निकालने का कोई और तरीका नहीं है। ना ही आप यहाँ पर मोनोटोन कन्वर्जेंस थ्योरम का यूज़ कर सकते हो, ना ही आप यहाँ पर कॉची सीक्वेंस का यूज़ कर सकते हो। तो यहाँ पर हम लोग को क्विज थ्योरम का ही यूज़ करना पड़ेगा। तो चलो देखो इसको कैसे सॉल्व करते हैं। तो इस एन सीक्वेंस के लिए सबसे पहले तो हमें ऐसी दो सीक्वेंस फाइंड आउट करनी होंगी कि एक सीक्वेंस इस सीक्वेंस से लेस देन हो और दूसरी सीक्वेंस इस सीक्वेंस से ग्रेटर देन हो। तो देखो कैसे सीक्वेंस फाइंड आउट करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग लेस देन वाली सीक्वेंस को देखते हैं। तो यहाँ पर देखो आर की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक रन कर रही है, आर की वैल्यू 1 से n तक रन कर रही है। तो अगर हम यहाँ पर डिनोमिनेटर में आर की जगह n को रिप्लेस कर दें, इसका मतलब क्या हुआ कि जो डिनोमिनेटर में क्वांटिटी दी गई है उसको हम लोग इंक्रीज कर रहे हैं। तो अगर डिनोमिनेटर की क्वांटिटी को यहाँ पर हम लोग इंक्रीज कर रहे हैं, इसका मतलब वो जो डिनोमिनेटर की क्वांटिटी इंक्रीज करने के बाद जो रियल नंबर मिलेगा वो पहले वाले रियल नंबर से लेस देन होगा ना। और साथ में अगर हम न्यूमरेटर को भी n से रिप्लेस कर दें तो कोई फर्क तो नहीं पड़ेगा। तो वो जो लेस देन वाली सीक्वेंस आ जाएगी वो आ जाएगी n डिवाइडेड बाई अंडर रूट एन स्क्वायर प्लस n, मतलब r की जगह हम लोगों ने n को रिप्लेस कर दिया। तो ये जो सीक्वेंस आएगी ये इस सीक्वेंस से लेस देन आएगी। अब ग्रेटर देन वाली सीक्वेंस फाइंड आउट करते हैं। तो अभी हम लोगों ने क्या किया, r की जगह n को रिप्लेस किया, मतलब जो डिनोमिनेटर वाली क्वांटिटी थी उसको हम लोग इंक्रीज कर रहे थे। अब क्या करते हैं कि यहाँ पर ये जो डिनोमिनेटर में क्वांटिटी है ना, तो इस डिनोमिनेटर वाली क्वांटिटी को डिक्रीज करते हैं। पहले तो हम लोगों ने यहाँ पर n किया था, अब हम क्या करते हैं कि यहाँ पर r की जगह 1 को रिप्लेस कर दें। तो डिनोमिनेटर वाली क्वांटिटी डिक्रीज होगी ना, और जैसे ही डिनोमिनेटर वाली क्वांटिटी डिक्रीज होगी ना, तो डिक्रीज होने के बाद जो क्वांटिटी मिलेगी वो इस वाली क्वांटिटी से ग्रेटर देन क्वांटिटी होगी ना। और अगर हम यहाँ पर ऊपर भी n लिख दें तब भी कोई फर्क नहीं पड़ रहा। तो ग्रेटर देन वाली सीक्वेंस हो जाएगी n डिवाइडेड बाई अंडर रूट एन स्क्वायर प्लस n प्लस 1। तो आप लोग को समझ आए कैसे निकाले लेस देन वाली सीक्वेंस और कैसे निकाली ग्रेटर देन वाली सीक्वेंस। तो लेस देन वाली सीक्वेंस ये गई और ग्रेटर देन वाली सीक्वेंस ये गई, और इस सीक्वेंस की तो हम लोग को लिमिट पूछी गई है। अब यहाँ पर हम लोग क्विज थ्योरम को तभी अप्लाई कर पाएंगे जब इस सीक्वेंस और इस सीक्वेंस की लिमिट सेम आ जाए। तो पहले हम लोग इस सीक्वेंस और इस सीक्वेंस की लिमिट फाइंड आउट कर लेते हैं। तो देखो इस सीक्वेंस की लिमिट कैसे निकालेंगे, न्यूमरेटर में तो n हम लोग को दिया ही गया है। अब यहाँ पर ये जो अंडर रूट के अंदर क्वांटिटी दी गई, यहाँ से हम लोग n स्क्वायर को कॉमन ले लेते हैं। तो अंडर रूट के बाहर आएगा तो वो क्या हो जाएगा, n हो जाएगा ना। तो अगर हम कॉमन लें तो हमारे पास आ जाएगा n अंडर रूट 1 प्लस 2 बाई n। तो n से n कैंसिल हो जाएगा, हमारे पास बचेगा क्या, 1 डिवाइडेड बाई अंडर रूट 2 बाई n। तो अगर हम इसकी लिमिट निकालें तो लिमिट क्या आएगी, देखो 2 बाई n तो 0 पर कन्वर्ट कर जाएगा और 1 तो सेम वैसा का वैसा ही रहेगा। तो हमारे पास इस सीक्वेंस की लिमिट आ जाएगी 1। अब इस सीक्वेंस की लिमिट निकालते हैं। तो यहाँ पर भी हम लोग को न्यूमरेटर में n दिया गया ना, और ये जो अंडर रूट के अंदर डिनोमिनेटर वाली क्वांटिटी है, तो यहाँ से अगर हम n स्क्वायर को कॉमन ले लें तो अंडर रूट के बाहर आएगा तो वो केवल n हो जाएगा ना। तो जब हम कॉमन लेंगे तो हमारे पास आ जाएगा n अंडर रूट 1 प्लस 1 बाई n प्लस 1 बाई n स्क्वायर। तो n से n ये कैंसिल हो गया। अब हम लोग को इसकी लिमिट निकालनी है। तो 1 बाई n कहाँ कन्वर्ट करेगा, 0 पर। 1 बाई n स्क्वायर कहाँ कन्वर्ट करेगा, 0 पर। तो इस सीक्वेंस की लिमिट क्या आ जाएगी, 1 आ जाएगी ना, मतलब 1 डिवाइडेड बाई अंडर रूट 1। तो अंडर रूट 1 तो 1 ही होता है, तो 1 आ गई ना इस सीक्वेंस की भी लिमिट। इसका मतलब क्विज थ्योरम की जो भी कंडीशन थी वो सभी कंडीशन सेटिस्फाई हो रही हैं। तो अब हम लोग यहाँ पर क्विज थ्योरम को अप्लाई कर देते हैं। तो इस सीक्वेंस की भी लिमिट 1 और इस सीक्वेंस की भी लिमिट 1। तो ये जो सीक्वेंस है ए एन, इस सीक्वेंस की भी लिमिट क्या हो जाएगी, 1 हो जाएगी। दैट इज लिमिट ऑफ ए एन इज इक्वल टू 1। तो इस एग्जांपल को हम लोग इंटीग्रल एज लिमिट ऑफ अ सम की हेल्प से सॉल्व नहीं कर सकते थे, लेकिन क्विज थ्योरम की हेल्प से हम लोगों ने सॉल्व कर दिया कि इस सीक्वेंस की लिमिट क्या आएगी, 1 आएगी। अब एक एग्जांपल और है क्विज थ्योरम के ऊपर, तो उसको भी देख लेते हैं। तो नेक्स्ट एग्जांपल है लिमिट ऑफ साइन n बाई एन इज इक्वल टू 0। मतलब यहाँ पर हम लोग को क्या बताना है कि साइन n बाई एन ये जो सीक्वेंस होगी, इस सीक्वेंस की लिमिट क्या होती है, 0 होती है। तो हम लोग इस सीक्वेंस की लिमिट निकालने के लिए हम लोग क्विज थ्योरम को ही अप्लाई करेंगे। तो पहले हम लोग लेस देन वाली सीक्वेंस फाइंड आउट करेंगे, देन उसके बाद ग्रेटर देन वाली सीक्वेंस फाइंड आउट करेंगे। तो देखो कैसे फाइंड आउट करते हैं। आप लोगों को ये पता है ना कि जो साइन फंक्शन होता है, मतलब जो साइन और कोसाइन फंक्शन होते हैं वो -1 से लेके 1 तक के बीच में बिलोंग करते हैं, मतलब बाउंडेड फंक्शन होते हैं। -1 लोअर बाउंड होता है और +1 अपर बाउंड होता है। तो साइन n -1 से ग्रेटर देन होगा
और पॉजिटिव 1 से लेस देन होगा फॉर ऑल n बिलोंग्स टू n। अब हमें लिमिट किसकी पूछी है, साइन n बाई n की पूछी है ना, तो यहाँ पर हम लोग सभी को n से डिवाइड कर देते हैं, तो ये हो जाएगा -1 बाई n इज लेस देन n इक्वल टू साइन n बाई n इज लेस देन n इक्वल टू 1 बाई n फॉर ऑल n बिलोंग्स टू n। तो साइन n बाई n इससे लेस देन सीक्वेंस है -1 बाई n और ग्रेटर देन सीक्वेंस है 1 बाई n। तो हम लोगों को दोनों सीक्वेंस मिल गई, लेस देन सीक्वेंस भी मिल गई और ग्रेटर देन सीक्वेंस भी मिल गई। अब हम लोग इन दोनों सीक्वेंस की लिमिट चेक कर लेते हैं कि क्या इन दोनों सीक्वेंस की लिमिट सेम आ रही है या फिर कोई डिफरेंट रियल नंबर आ रहा है। तो -1 बाई n कहाँ कन्वर्स करता है, 0 पर कन्वर्स करता है, और 1 बाई n भी कहाँ कन्वर्स करता है, 0 पर कन्वर्स करता है। तो इन दोनों सीक्वेंस की लिमिट सेम आ रही है, मतलब क्वीज थ्योरम का जो कंडीशन थी वो सेटिस्फाई हो रही है। तो हम लोग क्वीज थ्योरम को अप्लाई कर देते हैं, तो इसकी भी लिमिट 0 और इसकी भी लिमिट 0, इसका मतलब साइन n बाई n इस सीक्वेंस की भी लिमिट क्या हो जाएगी, 0। तो बस हो गया हमारा एग्जांपल कि साइन n बाई n ये जो सीक्वेंस है इसकी लिमिट क्या होती है, 0 होती है। तो अब आप लोगों को सीज़रो थ्योरम, स्टोलेज सीज़रो थ्योरम और क्वीज थ्योरम की जो स्टेटमेंट है वो आप लोगों को अच्छे से समझ आ गए होंगे। देन इसके बाद नेक्स्ट हमारे पास कुछ पॉइंट्स और हैं, तो हम लोग जल्दी से उन पॉइंट्स को भी देख लेते हैं। तो फर्स्ट पॉइंट ये है, लेट xn बी अ सीक्वेंस ऑफ रियल नंबर सच दैट xn कन्वर्जेस टू x एंड लेट p बी अ पॉलिनोमियल सच दैट p ऑफ t इज इक्वल टू a k t की पावर k प्लस a k माइनस 1 t की पावर k माइनस 1 प्लस एंड सो ऑन a1 इंटू t प्लस a नॉट वेयर k बिलोंग्स टू n एंड a i's बिलोंग्स टू r फॉर ऑल i इज इक्वल टू 0 टू k। इसका मतलब अगर हमारे पास कोई एक सीक्वेंस xn है जो x पर कन्वर्स कर रही है और एक हमारे पास एक पॉलिनोमियल है pt, तो pt पॉलिनोमियल इस तरीके से है। तो अगर हम इस पॉलिनोमियल में t की जगह xn को रिप्लेस कर दें, तो xn को रिप्लेस करने के बाद वो जो सीक्वेंस हम लोग को मिलेगी p ऑफ xn, तो ये जो सीक्वेंस आएगी ये कन्वर्स करेगी p ऑफ x पर। देन इसके बाद नेक्स्ट रिजल्ट है, वी से दैट अ सीक्वेंस xn ऑफ रियल नंबर इज अ कॉन्ट्रैक्टिव सीक्वेंस इफ देयर एग्जिस्ट अ कांस्टेंट c इज ग्रेटर देन 0 एंड c इज लेस देन 1 सच दैट mod of xn plus 2 minus xn plus 1 is less than n equal to c into mod of xn plus 1 minus xn for all n belongs to n, then the number c is called the constant of the contractive sequence। मतलब अगर हमारे पास कोई एक xn सीक्वेंस है तो इस xn सीक्वेंस को कॉन्ट्रैक्टिव सीक्वेंस कब बोलेंगे, जब हमारे पास एक कांस्टेंट c इस तरीके से एग्जिस्ट करेगा कि जो c की वैल्यू है वो 0 से 1 के बीच में होनी चाहिए और mod of xn plus 2 minus xn plus 1 is less than n equal to c into mod of xn plus 1 minus xn for all n belongs to n। साथ में ये कंडीशन भी सेटिस्फाई होनी चाहिए। तो अगर कोई एक xn सीक्वेंस इस कंडीशन को सेटिस्फाई कर रही है और c की वैल्यू 0 से 1 के बीच में है तो उस टाइप की सीक्वेंस को हम लोग बोलते हैं कॉन्ट्रैक्टिव सीक्वेंस। और जितनी भी कॉन्ट्रैक्टिव सीक्वेंस होती है ना वो सभी कॉसी सीक्वेंस होती हैं। तो नेक्स्ट रिजल्ट में यही बताया है, एवरी कॉन्ट्रैक्टिव सीक्वेंस इज अ कॉसी सीक्वेंस एंड देयरफॉर इज कन्वर्जेंट सीक्वेंस, क्योंकि अगर वो कॉसी सीक्वेंस है तो फिर वो कन्वर्जेंट सीक्वेंस भी तो होगी ना। कॉसी क्राइटेरिया फॉर कन्वर्जेंस क्या होता है कि अगर कोई कॉसी सीक्वेंस है तो वो कन्वर्जेंट है और अगर वो कन्वर्जेंट है तो फिर वो एक कॉसी सीक्वेंस है। तो जितनी भी कॉन्ट्रैक्टिव सीक्वेंस होती हैं वो सभी कॉसी सीक्वेंस होती हैं और अगर वो कॉसी सीक्वेंस है इसका मतलब कन्वर्जेंट सीक्वेंस भी होती हैं। तो आप लोग इन तीनों स्टेटमेंट को याद रखना। और आज के लेक्चर में अगर आप लोगों को कुछ चीज़ समझने में प्रॉब्लम आई हो तो आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं कि सर यहाँ पर हमें ये चीज़ समझ नहीं आई है, तो आप हमें एक बार फिर से एक्सप्लेन कर दीजिए तो मैं आप लोगों को वहाँ पर समझा दूंगा। तो कुछ भी दिक्कत हो आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। तो आज का लेक्चर अब हम लोग यहीं पर फिनिश करते हैं। देन इसके बाद नेक्स्ट लेक्चर में मुझे अभी फिर से नहीं पता है कि नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं, तो वो हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे कि क्या पढ़ते हैं। तो मिलते हैं फिर हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में एक नए टॉपिक के साथ। टेक केयर, बाय बाय।